नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आज गैसीय स्टेट चैप्टर गैसीय स्टेट CHEN 120 का एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट का पार्ट 10 लेके आई हूँ। इससे पहले आपको पार्ट 1, 2, 3 से लेकर 9 तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें बताया गया है कि गैस क्या होती है, वो कौन कौन से लॉ को फॉलो करती है तथा और उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड और बेस कॉन्सेप्ट को हमारे पास किसी को हम जैसे केमिस्ट्री में एसिड कहते हैं, किसी को हम बेस कहते हैं। हमारे पास आरएनएस कॉन्सेप्ट, ब्रोनिस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो टुडे आई विल एक्सप्लेन द आरएनएस कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं वाटर सिस्टम कॉन्सेप्ट, जिसको हम क्या कहते हैं कई बार वाटर सिस्टम कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में साइंटिस्ट आरएनएस आरएनएस एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसी एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए पहल जारी करी। उन्होंने 1884 में क्या कहा कि the acid is in species which ionize in water to produce H+ ion or H3O+ ion and base is the substance that ionize in water to produce OH- ion। उनके अकॉर्डिंग एसिड वो स्पीशीज होती है जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देती है, H+ आयन या H3O+ आयन देती है। क्या देती है? H+ आयन या H3O+ आयन देती है। And base is a species which gives the OH- ion in the aqueous medium। बेस क्या देती है? OH- आयन देती है। तो ये सबसे पुरानी थ्योरी थी, क्योंकि हम अगर इसको लेके चलेंगे, हमने कहा एसिड इज इन स्पीशीज व्हिच गिव्स द H+ आयन और H3O+ आयन। अगर हम इस थ्योरी को फॉलो करें तो हमारी ये थ्योरी कई जगह पर फेल हो जाती है, कई जगह पर अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर पाती है कि अगर हम बात करें किसी फॉर्मूले की, लाइक दैट हम एक ऐसा फॉर्मूले की बात करते हैं कि जिसमें H होता ही नहीं है, तो वो कैसे H+ आयन देगा? कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें होता ही नहीं है, वो कैसे आपका H+ आयन देगा? और किसी फॉर्मूले में अगर OH की बात करें तो अगर फॉर्मूले में OH नहीं है तो वो कैसे OH- आयन देगा? कहने का मतलब है कि उसने कहा एसिड इज इन स्पीशीज व्हिच गिव द H+ आयन एंड द बेस इज इन स्पीशीज व्हिच गिव द OH- आयन। अगर फॉर्मूले में H+ है ही नहीं तो H+ यानी कि वो ना तो एसिड है ना वो बेस है, और अगर फॉर्मूले में OH नहीं है तो ना वो एसिड है ना वो बेस है। तो कहने का मतलब है हम इस थ्योरी को तभी सेटिस्फाई कर पाएंगे जब फॉर्मूले में क्या होगा, H और OH की प्रेजेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोक्लोराइड एसिड इज इन वाटर एंड डिसोसिएट द रिएक्शन टू प्रोड्यूस H+ and Cl है। अगर HCl की बात करें तो HCl एक्वस मीडियम में क्या देती है? HCl की बात करें तो एक्वस मीडियम में HCl देता है H+ और Cl- आयन। क्या देगा? H+ और Cl- आयन। As I explained you, the concentration of H+ आयन increase by the formation of hydrogen आयन। अगर HCl को आयनाइज करा जाएगा तो H+ और Cl- आयन देंगे, ठीक है। और HCl को एक्वस मीडियम यानी कि पानी में डालने पर वो क्या देगा? H3O+ और Cl- आयन। ये इंडिकेट कर रहा है H3O+ मींस इंडिकेट कर रहा है दिस इज एन एसिडिक बिहेवियर। इसका बिहेवियर क्या है? क्या है आपका? एसिडिक। इसका बिहेवियर क्या है? एसिडिक। इसका मतलब इन एन एक्वस सॉल्यूशन NaOH कंप्लीटली डिसॉल्व टू गिव्स NaOH। अगर हम बात करें तो NaOH की, तो NaOH एक्वस मीडियम में क्या देता है? Na+ और OH- आयन देता है, ठीक है। Na+ और OH- आयन देता है। तो इसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? बेस। ये क्या क्लियर होगा आपका? ये बेस की कैटेगरी में आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। तो फिर वही बात मैंने कही कि अगर हम इसको हम H+ और OH के बेसिस पर आरएनएस थ्योरी को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये थ्योरी रॉन्ग होती है, क्योंकि हर किसी फॉर्मूले में H+ या OH का होना कंपल्सरी नहीं है। आरएनएस की थ्योरी की कुछ लिमिटेशन भी थी, जैसे कि फर्स्ट लिमिटेशन ये है, RNA's theory explain acid and base in terms of their presence of aqueous solution and not as a substance। ये थ्योरी तभी सेटिस्फाई हो पाती है जब हमारे मीडियम क्या हो? एक्वस हो। एक्वस सॉल्यूशन में ही हम किसी को एसिड और बेस के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक्वस मीडियम नहीं है तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो दिस इज एन एसिड और दिस इज एन बेस। नंबर 2, RNA's theory is applicable only in acid having a formula H। यही बात मैं जो बोल रही हूँ, RNA's theory तभी बता पाओगे जब उसके फॉर्मूले में क्या होगा? H होगा। For example, HCl, HBr is not applicable for SO2 and CO2। लेकिन अगर फॉर्मूले में आपका H है ही नहीं, लाइक दैट जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल CO2, ठीक है, कार्बोनेट CO2 कार्बोनेटाइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। अगर इनकी बात करें तो इस फॉर्मूले में ना तो हमारे पास H प्रेजेंट है और ना ही इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? OH प्रेजेंट है। So that means this theory is applied when H+ and OH ion is present. If H and OH ion is not present, this theory is not applicable. ठीक है? This theory is only applicable in a base having a formula BOH for the example of NaOH and KOH।
But in case of K2CO3, in case of NH3, we cannot be identify the structure of any compound and identify the behavior of any acid and base. Now, these theories fail to explain the properties of acid and base in a solvent like benzene, acetone gas and other than water. ये थ्योरी एसिड और बेस के बिहेवियर को बेंजीन में, एसीटोन में, किसी की भी गैसिक स्टेट में या वाटर स्टेट में इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि बेंजीन जो होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। हमने कहा ये थ्योरी अप्लाइड होती है इन ए सॉल्वेंट या इन ए एक्वस मीडियम, लेकिन बेंजीन क्या होता है आपका नॉन आयनाइज्ड सॉल्वेंट के रूप में बिहेव करता है। तो इस तरह के सॉल्वेंट में हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये थी आपके आरएनएस थ्योरी, जो कि फर्स्ट थ्योरी थी जो एसिड और बेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में, आप एक्सप्लेन तो करा बहुत टाइम तक थ्योरी चलती रही, लेकिन ये थ्योरी एसिड और बेस के बिहेवियर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाई और क्या हो गई, अनसेटिस्फाइड थ्योरी के रूप में जाने लगी। उसके बाद एक नई थ्योरी आई जिसे हम कहते हैं ब्रूनस्टेड-ल्यूरी की थ्योरी, जिसे हम प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट के भी नाम से जानते हैं, जो 1923 में आई। ठीक है, प्रोटॉनिक थ्योरी का मतलब क्या है, इस थ्योरी में प्रोटॉन का ज्यादा यूज किया जाएगा, इसलिए इस थ्योरी को हम कौन सी थ्योरी कहते हैं, प्रोटॉनिक थ्योरी कहते हैं। प्रोटॉन का यूज मतलब ये थ्योरी बेस्ड है आपके किस पर, प्रोटॉन के कॉन्सेप्ट पर, प्रोटॉन H+N के कॉन्सेप्ट पर। कैसे देखिए, लूरी इंडिपेंडेंटली प्रपोज ए न्यू डेफिनेशन फॉर एसिड एंड बेस on that focus on proton transfer। ये थ्योरी जो थी प्रोटॉन ट्रांसफर पर बेस्ड थी। A Brunstedt-Lowry is an species that can be donate a proton H+ to another molecules। A Brunstedt-Lowry base is a species that can accept a proton from another molecules। In short, a Brunstedt-Lowry acid is a proton donor while Brunstedt-Lowry base is a proton acceptor। क्या कह रहा है, ब्रूनस्टेड-ल्यूरी थ्योरी प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट की थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग the species can be donate the electron is the proton donor species and acid, and the molecule the Brunstedt-Lowry acid is proton donor is an acid and the base is a proton acceptor। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने कहा एक ऐसी स्पीसीज जो प्रोटॉन को डोनेट करती है एसिड कहलाती है, और एक ऐसी स्पीसीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। फिर वही बात अगर मैं बात करूं, अगर उसने कहा कि जो स्पीसीज H+ को डोनेट करेगी वो क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी, H+ डोनर क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, और H+ एक्सेप्टर क्या कहलाएगा आपका, बेस कहलाएगा। तो अगर यही बात करी जाए तो SO2 के रिस्पेक्ट में बात करी जाए, CO2 के रिस्पेक्ट में अगर बात करी जाए, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये हमने कहा कि ये थ्योरी H+ के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, अगर किसी फॉर्मूले में H नहीं होगा तो इस थ्योरी क्या होगी, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। इसको शॉर्टली ब्रूनस्टेड-ल्यूरी ने क्या कहता है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने कॉन्जुगेटेड एसिड बेस वाला एक कॉन्सेप्ट लिया था। देखिए क्या है, इन ए शॉर्ट ब्रूनस्टेड-ल्यूरी एसिड इज एन प्रोटॉन डोनर while a Brunstedt-Lowry base is a proton acceptor। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि प्रोटॉन डोनर क्या कहलाता है आपका, प्रोटॉन डोनर जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, और एक्सेप्टर जो होगा वो एसिड क्या होगा आपका, डोनर होगा, और बेस क्या होगा आपका, एक्सेप्टर होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं HCl और NH3 के बीच में, HCl और NH3 के बीच में बात करेंगे तो HCl की बात करेंगे तो H अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर रहा है, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NH4+ में चेंज हो रहा है, NH4+ में, और हमें क्या मिल रहा है, Cl-। अगर इसी कॉन्सेप्ट को अपोजिट पॉइंट पर करा जाए तो H ने अपना प्रोटॉन इधर डोनेट करा, NH4 ने एक प्रोटॉन यहाँ डोनेट करा, तो H से यहाँ NH4 से एक ऐसे यहाँ आ गई, तो दोबारा क्या बन गया, HCl, और क्या हो गया, NH3। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें कि NH3 और HCl की रिएक्शन कराई जाए, ये रहा आपका HCl और ये रहा आपका NH3, अगर इन दोनों की रिएक्शन कराई जाए तो हम देख रहे हैं कि अगर इसने HCl ने NH3 को डोनेट करा इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज NH4+ एंड रिमेनिंग क्या मिला, Cl-। और इसी रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में कराया जाए, रिवर्स ऑर्डर में कराया तो दिस H ने इस लोग को डोनेट कर दिया Cl- को हमें ऑप्टेन होगा HCl, और दोबारा क्या मिल जाएगा, NH3 मिल जाएगा। तो इसने डोनेट करा तो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड फर्स्ट। ठीक है, इसने एक्सेप्ट करा तो हमारा क्या कहलाएगा आपका, बेस। इसने डोनेट करा तो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड सेकंड, और ये हमारा क्या आएगा, बेस। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि एसिड फर्स्ट बोला मैंने और ये एसिड 2 हो गया, तो ये क्या होगा, एसिड के साथ हमारे पास क्या होगा, बेस सेकंड, और ये बेस क्या होगा, फर्स्ट, क्योंकि जब इसने इसको डोनेट करा तो हमें Cl- बेस के रूप में मिला। ठीक है, तो here हाइड्रोक्लोरिक एसिड डोनेट द प्रोटॉन to ammonia which in accept it is forming a positively charged of ammonia NH4+
and the negatively charged chloride Cl minus ion. Therefore HCl is a bromostrate lowry acid. Therefore HCl is a bromostrate lowry acid donate a proton while the ammonia is a bromostrate lowry base accept a proton. ये मैंने बोला HCl डोनेट कर रहा है तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, NH3 किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह. सिमिलरली यही बिहेवियर अपोजिट शो करा जाए. ऑल्सो Cl माइनस इज कॉल्ड द कंजुगेटेड बेस. इसके रिस्पेक्ट में इसके साथ ये बेस बना तो ये इसका क्या कहलाएगा, कंजुगेटेड बेस. ये क्या कहलाएगा, दिस इज एन कंजुगेटेड बेस. ये क्या कहलाएगा आपका, कंजुगेटेड बेस ऑफ द HCl एंड NH4 इज कॉल्ड द कंजुगेटेड एसिड. और जब हमने अपोजिट रिएक्शन करी तो हमारे साथ इसका एसिड बना तो दिस इज एन कंजुगेटेड एसिड. इसका क्या कहलाएगा आपका, कंजुगेटेड एसिड के नाम से जाना जाएगा. So hence bromostrate lowry acid is a proton donor and proton base is a proton acceptor. तो फाइनली ये डिफाइन किया गया कि ब्रोमोस्टेट लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड इज एन प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर. एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, और बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, कंजुगेटेड एसिड बेस पर जो हम डिफाइन करते हैं उसको मैं आप ऐसे समझा सकती हूँ आपको. देखिए अगर हम बात करें HCl और NH3 की, तो इसी रिएक्शन को हम अगर कंजुगेटेड एसिड बेस फाइंड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे. हमने लिखा HCl प्लस NH3. HCl ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, हमें क्या मिला यहाँ पर NH4 प्लस और ये क्या मिल गया, Cl माइनस. इसने डोनेट करा तो ये हो गया एसिड. ठीक है, इससे एक्सेप्ट करा तो इसने क्या कर दिया, बेस. ठीक है, अब ये रिएक्शन अपोजिट चली तो अपोजिट डायरेक्शन में. इसने डोनेट किया तो ये क्या हो गया, एसिड. इसने डोनेट किया प्लस, इसने डोनेट एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया, बेस. इसने डोनेट किया तो एसिड फर्स्ट. ठीक है, जब एसिड फर्स्ट कहने का मतलब है HCl ने डोनेट करा तो ये एसिड फर्स्ट हो गया NH3 के साथ. और हमें यहाँ पर क्या मिला था, हमें यहाँ मिला था NH4 प्लस और Cl माइनस. और जब अपोजिट रिएक्शन चली तो NH4 प्लस और Cl माइनस, तो हमें ऑब्टेन हुआ HCl और क्या हो गया, NH3. तो जब इसके साथ रिएक्शन हुई तो ये एसिड फर्स्ट, ये हो गया एसिड फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेकंड. इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बेस सेकंड. इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, बेस सेकंड. अब ये इधर से अपोजिट रिएक्शन तो एसिड फर्स्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपको सॉरी ये बेस सेकंड, एसिड सेकंड हुआ. इधर से अपोजिट हुई रिएक्शन क्योंकि इसने डोनेट कर दिया, ये एसिड क्या हो गया, सेकंड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेस फर्स्ट. अब हमारा कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर की बात करी जाएगी तो एसिड फर्स्ट के साथ एसिड फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट बेस, ये कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर. ठीक है, कंजुगेटेड एसिड बेस. अब बेस 2 के साथ एसिड 2 की बात करी जाएगी तो ये कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर सेकंड. तो एसिड बेस पेयर फाइंड करने के लिए हमने एसिड 1 करा तो उसके हमेशा बेस सेकंड बनेगा. जब उल्टी रिएक्शन चलेगी तो बेस एसिड 2 है तो ये बेस फर्स्ट हो जाएगा, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी. इस तरह से हम एसिड बेस पेयर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब बात करी जाएगी इसकी लिमिटेशन की. इसकी लिमिटेशन क्या थी इस थ्योरी की, दिस थ्योरी कैन नॉट बी एक्सप्लेन एसिड बेस बिहेवियर ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट. ये थ्योरी सही रूप से सफल नहीं हो पाई क्योंकि ये एप्रोटिक सॉल्वेंट पे अप्लाइड नहीं होती थी, जिसमें एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है जिसमें प्रोटॉन नहीं होता. वही एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ SO2, इसमें सब हाइड्रोजन है ही नहीं. ठीक है, हाइड्रोजन है ही नहीं तो कौन प्रोटॉन को डोनेट करेगा और कौन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जब तक हम डोनेट नहीं कर पाएंगे तब तक हम एक्सेप्ट वाली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. तो ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई. Some acidic oxide like sulfur dioxide, calcium oxide, magnesium oxide, etc. cannot be explained acid-base behavior because this is no proton transfer reaction occur. वही बात बोलिए SO2, CO2, MgO जिसमें प्रोटॉन है ही नहीं तो ये थ्योरी क्या होगी, इस आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाई. तीसरी थ्योरी जो थी एसिड बेस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए वो थी हमारी कौन सी थ्योरी, लुईस थ्योरी. वो थ्योरी कौन सी थी, हमारी लुईस थ्योरी, जो आज भी चली है और एसिड बेस कॉन्सेप्ट को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, लुईस ने क्या कहा था, लुईस की थ्योरी 1923 में दी गई थी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, Lewis theory used electron instead of a proton transfer and specified state that an acid in species that accepts an electron pair while base is a donate an electron pair. उसने कहा एसिड और बेस को ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करते. एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कहा कि एसिड एक वो स्पीसीज होती है जो प्रोटॉन को क्या करती है, स्पीसीज जो होती है वो प्रोटॉन को क्या करती है,
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, और बेस वो होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करती है, डोनेट करती है। ये थ्योरी टोटली किस पर बेस्ड थी, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर बेस्ड नहीं थी। जैसे कि हमने कहा आरएनएस थ्योरी H+ और OS पर बेस्ड थी, ब्रोनस्टेड-लुरी थ्योरी प्रोटॉन पर बेस्ड थी, केवल प्रोटॉन पर। लेकिन हमारी केमिस्ट्री प्रोटॉन पर नहीं चलती, हमारी केमिस्ट्री किस पर चलती है, इलेक्ट्रॉन पर। तो ये जो थ्योरी थी हमारी किस पर चल रही थी, इलेक्ट्रॉन पर। उसने कहा एसिड जो होगा, एसिड में क्या होगा, एसिड इज एन स्पीशीज दैट एक्सेप्ट करेगा, जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉनों को, और बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे कि हमने लिया है बेस हमेशा क्या करेगा, डोनेट करेगा, और एसिड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब एसिड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और बेस में इलेक्ट्रॉन का क्या होगी, रिचनेस होगी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए, इन ए लुईस एसिड एंड वेकेंट ऑर्बिटल एंड ए लुईस बेस हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड में वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए और बेस में क्या होनी चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। लुईस एसिड एंड लुईस बेस डोनेट इन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द लुईस एसिड, प्रोड्यूस कोऑर्डिनेट एंड कोवलेंट बॉन्ड एंड इट प्रोड्यूसेस द रिफर टू लुईस एडर। जब लुईस एसिड अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, किसके थ्रू, बेस के थ्रू। बेस डोनेट करेगा, कहा बेस जब डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन एसिड की तरफ को, तो वो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये लुईस कॉन्सेप्ट के कहते हैं बेसिक फैक्ट है कि उसमें बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, सिंपली कैटायन विद द लो लेइंग एम्प्टी ऑर्बिटल लाइक Ag+, C2+, C2+ एटसेट्रा। इसके अलावा एसिड वो स्पीसीज होगी जो मेनली क्या होंगी, कैटायनिक स्पीसीज होगी, क्योंकि आपने बोला एसिड वो स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी होने के लिए उनमें चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज वाली, यानी कि जितनी भी प्लस चार्ज वाली स्पीसीज है जो जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, वो हमेशा किसकी तरह कहलाएंगे, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल क्या आता है, सिंपल कैटायंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वाले होते हैं और लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। द एलिमेंट which having a 16th of electron in their valence shell, वो है एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 16th of electron, 16th of electron का मतलब क्या हुआ, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। 6 का मतलब उनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और उनको ऑपरेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और चाहिए। ठीक, उनको हम कहेंगे लुईस एसिड कहेंगे। द एलिमेंट which having a 16th of electron in the valence shell like oxygen and sulfur, जैसे कि हम बात करेंगे ऑक्सीजन की और सल्फर की। ऑक्सीजन और सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है आपका, 2,6। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर 3, मॉलिक्यूल्स whose center atom है vacant p and d ऑर्बिटल। अब लुईस एसिड किसे कहा, जिस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। दूसरा, जिनमें कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तीसरा, द मॉलिक्यूल्स whose center atom है vacant p and d ऑर्बिटल, जिनके सेंटर मेटल का p और d ऑर्बिटल क्या होगा, वेकेंट होगा। p ऑर्बिटल वेकेंट होगा और कौन सा, d ऑर्बिटल, यानी कि हमेशा सेंटर मेटल कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, p ब्लॉक के और d ब्लॉक के, क्योंकि p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटर मेटल जो होते हैं d ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। वेकेंट p and d ऑर्बिटल एक्ट एज ए लुईस एसिड लाइक दैट Bf3। Bf3 की बात करेंगे, द B इज द f ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, AlF3 ये भी p ब्लॉक का एलिमेंट है। AlCl3 ये भी p ब्लॉक का एलिमेंट है। GeX4 ये भी p ब्लॉक, ये d ब्लॉक का एलिमेंट है। Te d ब्लॉक का एलिमेंट है। सल्फर p ब्लॉक का एलिमेंट है। एंटीमनी p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो मोस्टली मॉलिक्यूल्स whose center metal have vacant p and d ऑर्बिटल, अगर vacant p और d ऑर्बिटल होगा तभी तो उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जाएंगे, तभी तो वैसे कितना काम करेंगे। vacant d and p ऑर्बिटल होने के कारण ही वो लुईस एसिड है। अगर ये ऑर्बिटल पूरे फिल होंगे तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएंगे। मॉलिक्यूल्स whose center atom is linked with the more electronegative atom और डबल बॉन्ड, कोई भी सेंटर मेटल एटम जो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होगा और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, वो किसकी तरह काम करेंगे, एसिड की तरह। क्या मतलब, सेंटर मेटल में क्या होगा, कहा सेंटर लिंक द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे बी की बात करें, अगर वेकेंट ऑर्बिटल तो फ्लो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, एफ ओ और एन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े होंगे। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉनों को इन सेंटर मेटल की तरफ को डोनेट करेंगे। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने इलेक्ट्रॉन को सेंटर मेटल की तरफ को डोनेट करेंगे। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अब बात करते हैं कि
लुईस बेस किसे कहा जाता है? लुईस बेस क्या होगा? विच कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए लुईस बेस। यही बात कही हमने, जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा किसकी तरफ को? सेंट्रल मेटल की तरफ को। तो हमने ऐसे वो कहे जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे। उसके लिए मैंने कंडीशन बताई, जिनके लिए जो कैटायनिक फॉर्म में होंगे, जिनका डी एंड पी ऑर्बिटल खाली होगा, जिनके डी और पी ऑर्बिटल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? हमेशा कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? लुईस एसिड कहलाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ लुईस बेस के बारे में भी उसने डिफाइन करा। तो बेस हम क्या कहेंगे? लुईस बेस वो होंगे जो कैटायन के सराउंडिंग रहते हैं। कैटायन के सराउंडिंग कौन रहेगा? एनायन रहेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है कैटायन, इसके सराउंडिंग में क्या रहेंगे? एनायन। और एनायन हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कैटायन की तरफ। तो ये हमेशा कैसे नेगेटिव चार्ज वाले होंगे? नेगेटिव चार्ज वाले। तो देखिए, एनायन कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन सो दे एक्ट एज ए लुईस बेस। जो मैंने बोला, जितने एनायन होंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन को कहां करेंगे? कैटायन की तरफ को डोनेट करेंगे, हमेशा किसकी तरह काम करेंगे? लुईस बेस की तरह। Any molecules, atom or ion which has lone pair of electron can act as a Lewis base. कोई भी एटम आयन मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, जैसे कि बात करेंगे एग्जांपल NH3 की। NH3 की बात करेंगे तो NH3 में ये बॉन्ड बनता है, ये दो लोन पेयर बच जाते हैं। वाटर की बात करेंगे तो वाटर का फॉर्मूला ये होता है, इसमें दो लोन पेयर की 4 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को डोनेट किए जाते हैं? सेंट्रल मेटल की तरफ को डोनेट किए जाते हैं। तो दैट मीन्स किसी भी एटम्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होते हैं, वो भी किस तरह काम करेंगे? लुईस बेस की तरह काम करेंगे। द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम विच आर द रिच इन इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए लुईस बेस। कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब जिसमें कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, क्योंकि बिना सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे कि बेंजीन, एल्कीन्स, एल्काइंस। एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन में क्या होता है? एक सिंगल एक डबल बॉन्ड। जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिनमें रेजोनेंस होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो किसकी तरह काम करेंगे? लुईस बेस की तरह काम करेंगे। और अपने इलेक्ट्रॉन को कहां पर डोनेट करेंगे? सेंट्रल मेटल की तरफ को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे। तो हमने 3 फैक्ट पढ़े एसिड के लिए और 3 फैक्ट पढ़े बेस के लिए। हम बेस किसे कहेंगे? जो एनायनिक फॉर्म में होंगे, जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तथा साथ ही साथ जो हमेशा कौन सी बॉन्ड रखते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, हमेशा क्या रखते हैं? पाई बॉन्डिंग, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखते हैं। वो हमेशा किसकी तरह काम करेंगे? लुईस बेस की तरह काम करेंगे। इसके अलावा इसका मतलब हमारी ये थ्योरी बिल्कुल करेक्ट थी और हमें आज सेटिस्फाई करती है किसी भी एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने की। इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी। द लिमिटेशन क्या है? देखिए, द कॉन्सेप्ट फेल टू रिकॉग्नाइज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये थ्योरी केवल यही बता पाती है कि एसिड और बेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए ये थ्योरी सेटिस्फाई नहीं रही। Number 2, formulation of coordinate compound is slow process, but acid-base reaction are fast. This concept could not explain this behavior. किसी भी coordinate compound को बनाने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? बहुत स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये प्रोसेस बहुत तेजी से होती है। क्योंकि अगर बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो एसिड उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने के लिए हमें बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बॉन्ड बनाने की प्रोसेस तो स्लो होती है, लेकिन प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की प्रोसेस क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। ये ऐसा क्यों होता है? लेकिन ये थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय लुईस एसिड एंड जनरली नॉट कैटलाइज्ड बाय द प्रोटोनिक एसिड। बहुत सी रिएक्शन जो कैटलाइज होती है लुईस एसिड के थ्रू होती है, बट नॉट कैटलाइज्ड बाय प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड के थ्रू नहीं होती है। प्रोटोनिक एसिड का मतलब जो जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन होने के बावजूद, मेरा कहने का प्रोटॉन का मतलब जैसे कि HCl प्रोटोनिक एसिड है जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, जिसमें H+ और Cl- चार्ज है। H+ क्या है? प्रोटॉन है। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें प्रोटोनिक एसिड होने के बावजूद भी वो रिएक्शन कैटलाइज नहीं होती, यानी कि रिएक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं होती है, जबकि वो सारे रूल को फॉलो करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये थ्योरी क्लैरिफाई नहीं कर पाई। This concept was not applied to acid-base reaction. It could not explain the energy released during covalent bond formation. ये थ्योरी एसिड-बेस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है, एसिड-बेस रिएक्शन को क्लैरिफाई कर रही है, बट नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी रिलीज। जब एसिड ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और बेस ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, लेकिन ऐसा होने के बाद कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कहां से हो रही है और वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उस एनर्जी का यूज क्या हो रहा है, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये थ्योरी केवल इतना ही बता पाई कि हम एसिड किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे। एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और बेस का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। मेरे कहने का मतलब है, समरी के रूप में अगर बोला जाए तो जिसमें प्लस चार्ज होगा उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं, जिसमें माइनस चार्ज होगा उनको हम क्या कहते हैं? बेस के नाम से जानते हैं, खाली वर्ब देखा जाए। और अगर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे तो Cu2+, Pd2+, Fe2, Fe3+, Fe2+, ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं? लुईस एसिड के अंदर आते हैं।
बेस की बात करी जाए तो Cl माइनस Br माइनस I माइनस Cl माइनस NH3 is the neutral molecules, water is the neutral molecules act as a base. ये तो माइनस चार्ज है इसलिए आपने इसे लुईस बेस कह दिया। इनको क्यों कहा? क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको क्यों कहा? क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड टुवर्ड द सेंटर मेटल, सो इट एक्ट एज ए बेस। तो कहने का मतलब है सबसे पहली थ्योरी जी थी हमारी आरएनएस थ्योरी थी। आरएनएस ने कहा कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा, जो OH करेगा, जो OH के रिस्पेक्ट में होगी वो बेस होगा। लेकिन हर किसी फॉर्मूले में H और OH नहीं होता, ये थ्योरी क्या होगी? सेटिस्फाई नहीं हो पाई। दूसरी थी प्रोटॉनिक थ्योरी, वो कहता है ब्रोनस्टेड थ्योरी, वो कहता है कि जो H+ मीडियम में H+ आयन देगा वो एसिड होगा और जो H+ आयन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। लेकिन हर किसी फॉर्मूले में H+ होना कंपल्सरी नहीं है, तो वो हमारी थ्योरी क्या होगी? फेल होगी। लास्ट में थ्योरी आई आपकी लुईस थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड थी, और ये थ्योरी आज भी चल रही है कि हम ये कहते हैं कि एसिड इज एन स्पीसीज व्हिच कैन बी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, that means in a center metal having a deficiency of electron that is act as a acid, and the base is a species which can be donate the electron and which can accepted by an acid is a base, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और न्यूट्रल स्पीसीज को हम जो फाइंड करते हैं किसके बेसिस पे? लोन पेयर के बेसिस पर। यही थ्योरी आपकी फाइनल थ्योरी थी जो लुईस कॉन्सेप्ट के नाम से जानी जाती है। तो ये थी आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो पार्ट 10 था, और आपका BSc N 120 का गैसेस स्टेट वाले जितने भी पार्ट थे आपके कंप्लीट हो गए। थैंक यू।